स्टार शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लागू किए गए नियम कायदों के बावजूद आज भी आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट तक ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है और यह निर्देश है कि किसी भी रूप में रैगिंग होने पर आरोपी से लेकर संस्थान तक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कुछ संस्थानों में वरिष्ठ मानने वाले छात्रों के भीतर कौन सी सामंती ग्रंथि बैठी होती है कि वे सारे नियम कायदों को तथा बताकर वहां आए नए विद्यार्थियों को परेशान करने से नहीं चूकते। ताजा मामला गंगापुर के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां MBBS पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ रैगिंग के नाम पर अमानवीय सलूक किया गया। वहां जूनियर डॉक्टरों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे घुटनों के बल चलकर सभी वरिष्ठों सहित कर्मचारियों को सलाम करें। छात्राओं को भी परेशान किया गया। जिन्होंने इस रैगिंग का विरोध किया, उनकी पिटाई की गई और शिकायत करने पर उनका भविष्य चौपट कर देने की धमकी दी गई। पीड़ित विद्यार्थियों के बीच वरिष्ठों के खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। किसी ने भी कॉलेज की रैगिंग निरोधक सेल से इस घटना की शिकायत नहीं की। किसी तरह जब खबर सामने आई तो इस पर खुद संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। लेकिन सवाल है कि इस समस्या पर लगातार चिंता जताए जाने, आरोपियों या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसी व्यवस्था के बावजूद उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों के लिए यह सख्त निर्देश है कि अगर वहां रैगिंग की घटना हुई तो इसके लिए उन्हें भी जवाबदेह माना जाएगा। हर उच्च शिक्षा संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द कर देने तक की बात है। इसके बावजूद अगर कुछ शिक्षा संस्थानों में नए विद्यार्थियों को रैगिंग की मार झेलनी पड़ रही है तो यह न केवल संस्थानों की लापरवाही और नियम कायदों को ताक पर रखने का मामला है, बल्कि यह वरिष्ठ कहे जाने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक बर्ताव पर भी सवालिया निशान है।
इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की वजह से पीड़ित विद्यार्थियों की तकलीफदेह दास्तान से लेकर आत्महत्या तक कर लेने की घटनाएं सामने आने के बाद जागरूकता बढ़ी है। स्टॉक सामाजिक स्तर पर इसका विरोध भी हुआ है। स्टॉक मगर हैरानी की बात है कि जिस दौर में शिक्षण संस्थानों में मानवीय और संवेदनशील व्यवहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है उस वक्त में भी रैगिंग के नाम पर नवागंतुकों को अपने साथ इस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉक कोई विद्यार्थी जब पहली बार किसी संस्थान में दाखिला लेता है तो वहाँ उसके साथ हुए शुरुआती व्यवहार का गहरा असर उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। स्टॉक यहाँ तक कि कई बार इससे जीवन और समाज के प्रति उनकी दृष्टि सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो जाती है। स्टॉक इसलिए किसी भी शिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि वहाँ पहली बार आए विद्यार्थियों को ऐसा व्यवहार मिले जिससे न केवल उनके अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आए बल्कि इसका लाभ देश और समाज को भी मिले। स्टॉप पेरा सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी सरकार ने दागी नेताओं के बारे में मांगी गई जानकारी शीर्ष अदालत को अब तक नहीं दी है न ही दागी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन के बारे में कोई संतोषजनक जवाब दिया है। स्टॉप सरकार के इस रवैये पर अदालत ने सख्त नाराजगी जताई है। स्टॉप राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि किसी भी तरह के अपराध में शामिल या पुख्ता आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को चुनावी राजनीति में आने से रोका जाए। स्टॉप सर्वोच्च अदालत इसी मामले पर दायर याचिका की सुनवाई कर रही है। स्टॉप उसने सरकार से दागी सांसदों और विधायकों के लंबित मुकदमों और उन्हें निपटाने के बारे में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। स्टॉप लेकिन इस मामले में सरकार अब तक जिस तरह से हिला हवाली करती आई है उससे संकेत यही मिलता है कि वह कहीं न कहीं दागियों को बचाने में लगी है। स्टॉप अगर ऐसा है तो यह वाकई गंभीर बात है। स्टॉप दरअसल चुनावी राजनीति में दागियों की घुसपैठ को लेकर अभी तक ऐसा कोई ठोस कानून नहीं बन पाया है जिससे राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों को आने से रोका जा सके। स्टॉप दरअसल 200 आतंकी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में गंभीरता से पहल की है। स्टॉप पेरा इसमें संदेह नहीं है कि राजनीति में दागदार लोगों का प्रवेश राजनीतिक दलों की मेहरबानी से ही
होता है। स्टॉप वे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और इसी वजह से आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव में उतारने से जरा भी नहीं हिचकते। स्टॉप जाहिर है जो व्यक्ति धन बल की ताकत से राजनीति में प्रवेश करेगा और सत्ता हासिल करेगा, वह देश का क्या कल्याण करेगा। स्टॉप राजनीतिक दलों का यही स्वार्थ राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कारण है। स्टॉप इसलिए राजनीति को दागदार नेताओं से मुक्त करना है तो इसके लिए पहल दलों को ही करनी होगी। स्टॉप उन्हें यह संकल्प लेना होगा कि वे ऐसे किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारें जिसके खिलाफ कोई मुकदमा या गंभीर आरोप हो या जिसकी छवि एक अपराधी के तौर पर हो। स्टॉप पैरा दागी नेताओं के मामले में सरकार के टालमटोल भरे रवैये पर शीर्ष अदालत की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मामले की सुनवाई कर रहे पीठ को इस बार चेतावनी भरे शब्दों का प्रयोग करने पर मजबूर होना पड़ा है। स्टॉप पीठ ने साफ कहा है कि सरकार इस मामले में अदालत को ऐसा आदेश जारी करने को मजबूर कर रही है जो हम करना नहीं चाहते। स्टॉप ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वह दागी विधायकों को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को देने से बच रही है। स्टॉप अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है तो इसका गलत संदेश जनता में जाता है। स्टॉप यह एक तरह से अदालत की अवमानना भी कही जा सकती है। स्टॉप इस मसले पर कोई ठोस पहल करने के मामले में सरकार जिस तरह की शिथिलता बरत रही है उससे यही आभास होता है कि यह मामले को लटकाने की कोशिश है। स्टॉप शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को दागी नेताओं के मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें बनाने और इनमें 1 मार्च से कामकाज सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्र को दिया था। स्टॉप लेकिन इस दिशा में जिस तरह की लापरवाही दिखाई जा रही है उसे अच्छा संकेत तो नहीं कहा जाएगा। स्टॉप पैरा एक परिपक्व और सशक्त लोकतंत्र असहमत स्वरों के सम्मान पर टिका होता है। स्टॉप जब भी एक लोकतांत्रिक सत्ता अपनी धारा से असहमति जाहिर करने वाली आवाजों पर बंदिश लगाती है तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट पड़ती है। स्टॉप इस लिहाज से देखें तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के गहरे अर्थ हैं कि असहमति लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व है। स्टॉप इस संदर्भ में जस्टिस वाई के चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप इस सेफ्टी वॉल्व को नहीं रहने देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। स्टॉप अदालत ने यह बात एक मामले की सुनवाई के दौरान कही जिसमें देश भर से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए थे। स्टॉप
दरअसल इसी साल जनवरी में तत्कालीन पेशवा राज के सैनिकों पर ब्रिटिश सेना के महार सैनिकों की जीत के 2 साल पूरे होने के मौके पर भीमा कोरेगांव में आयोजित शौर्य उत्सव के दौरान व्यापक हिंसा हुई थी। स्टॉक उसी का हवाला देते हुए पुणे पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उन पर यूएपीए कानून की धाराएं लगा दी। स्टॉक पेरा विचित्र है कि इस मामले में जिस साजिश का आरोप लगाया गया है उसकी पूरी जांच होना बाकी है पुलिस अभी तक कोई स्पष्ट कारण बताने या सबूत पेश करने में असमर्थ रही है जो गिरफ्तार लोगों का हिंसा से सीधा संबंध साबित कर सके। स्टॉप जबकि इसी मामले में आरोपी रहे संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और मिलिंद एक बोटे को जमानत मिली हुई है। स्टॉप दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों में पुलिस ने जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई उसे लेकर कई सवाल खड़े हुए। स्टॉप स्वाभाविक ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से असहमति जताने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। स्टॉप गौरतलब है कि इन गिरफ्तारियों को लेकर अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे सत्ता से इत्तेफाक न रखने वाले लोगों के दमन की कोशिश कहा है। स्टॉप क्या किसी राजनीतिक धारा से महज असहमति जताना अपराध हो सकता है? यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से देश भर में असहिष्णुता का माहौल बना है और इसमें अभिव्यक्ति के अधिकार के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई है। स्टॉप कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिनमें किसी मसले पर विरोध या असहमति जताने पर लोगों को हिंसा तक का सामना करना पड़ा है। स्टॉप यह स्थिति किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज के लिए आदर्श नहीं कही जा सकती। स्टॉप पेरा निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा के किसी भी स्वरूप की जगह नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी विचार से इत्तेफाक नहीं रखता और उसे लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्त करता है तो उसे उसका अधिकार होना चाहिए। स्टॉप भिन्न मतों से लोकतंत्र आखिर मजबूत ही होता है। स्टॉप लेकिन अगर किन्हीं स्थितियों में खुद से सहमति न रखने वाले लोगों या उनकी आवाज को दबाया जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति या समूह के भीतर बॉक्स या आक्रोश को बढ़ा सकता है। स्टॉप अगर उसका उचित तरीके से निराकरण नहीं किया गया तो उसके फूटने की प्रक्रिया असहज भी हो सकती है। स्टॉप इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जाहिर करने की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा है तो उसका आशय समझा जाना चाहिए। स्टॉप यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी मसले पर अलग अलग विचारों को मिलने वाली जगह है लोकतंत्र को मजबूत ही करेगी। स्टॉप लेकिन दमन या विरोध के स्वरों को दबाने की कोशिश से आखिर नुकसान लोकतंत्र का होगा। स्टॉप पेरा पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को जैसी कामयाबी मिल रही है
वह निश्चित रूप से राहत की बात है। स्टॉप। इसके बावजूद यह सच है कि आज भी आतंकवादियों की चुनौती कम नहीं हुई है। स्टॉप। उन्हें कमजोर आंकना इसलिए भूल होगी कि थोड़ी सी ढिलाई बरतने पर भी वे मौके का फायदा उठाने और आतंकी गतिविधि को अंजाम देने से नहीं हिचकते हैं। स्टॉप। हालांकि देश के सुरक्षा बलों की चौकसी ने हाल के दिनों में आतंकियों की राह मुश्किल की है। स्टॉप। बुधवार को एक बड़ी कामयाबी तक मिली जब दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर अल्ताफ अहमद डार उर्फ अल्ताफ काचरू सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया। स्टॉप। काचरू कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकवादियों में से एक था और सुरक्षा बलों के अलावा असैन्य नागरिकों और पुलिसकर्मियों पर हमलों में शामिल रहा था। स्टॉप। खास तौर पर हिजबुल के एक आतंकवादी बुरहानी बानी के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़काने वालों में काचरू और उसके सहयोगी यासीन मुख्य भूमिका में थे। स्टॉप। उसके इस आपराधिक इतिहास की वजह से वह लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर था। स्टॉप। मगर उसने घाटी में अपनी ऐसी पेठ बनाई हुई थी कि उसे घेरे में लेना मुश्किल हो रहा था। स्टॉप। हालांकि पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों और पुलिस के अलावा स्थानीय लोगों के बीच बने तालमेल की वजह से आतंकियों के बारे में खुफिया सूचनाएं निकालना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हुआ है। स्टॉप। काचरू के बारे में भी इसी तरह मिली सूचना के आधार पर उसके घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। स्टॉप। दरअसल हाल के दिनों में आतंकवादियों को मार गिराने या उन्हें गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलताओं के बाद थोड़े अंतराल पर फिर ऐसी ही घटना सामने आती है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से आतंकी संगठनों को संगठित रूप से मदद पहुंचाई जा रही है। स्टॉप। जाहिर है ऐसे में देश के सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ जाती है। स्टॉप। मगर जब से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की है तब से कई बड़े आतंकियों को मार गिराने बहुत सारे आतंकवादियों की गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। स्टॉप। इसके अलावा आतंकी संगठनों के असर में नए युवाओं की मुख्यधारा में वापसी की भी कोशिशें जारी है। स्टॉप। पेरा। यह किसी से छिपा नहीं है कि घाटी में असर रखने वाले ज़्यादातर आतंकी या उनके संगठन पाकिस्तान स्थित अपने ठिकाने से गतिविधियां संचालित करते हैं। स्टॉप। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह मामला अक्सर उठाया जाता है। स्टॉप। लेकिन पाकिस्तान हर बार आरोपों से इनकार करते हुए सवालों को भारत की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। स्टॉप। जबकि समय समय पर इस तरह के तथ्य सामने आते रहे हैं कि भारत में मौजूद आतंकी संगठनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। स्टॉप। कुछ समय पहले चीन में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को शरण देने के लिए पाकिस्तान पर सवाल उठाए गए थे। स्टॉप। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान के ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। स्टॉप। लेकिन इन हकीकतों के बरक्स पाकिस्तान इस दिशा
कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस नहीं करता। स्टॉक हालांकि आतंकवाद की समस्या की अनदेखी करने का खामियाजा उसे भी बुरी तरह उठाना पड़ा है। स्टॉक पेरा अंतरिक्ष में जाना मानव का शुरू से ही सपना रहा है। स्टॉक अमेरिका, रूस और चीन ने तो दशकों पहले ही इसमें बाजी भी मार ली थी, लेकिन भारत के लिए यह अब तक एक ऐसा सपना ही बना रहा। स्टॉक लेकिन अब वह वक्त दूर नहीं जब भारत का यह सपना साकार होगा। स्टॉक 4 साल बाद यानी भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजकर ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। स्टॉक साल 1984 में भारत के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। स्टॉक लेकिन तब भारत के पास इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी। स्टॉक और उन्हें अमेरिका यान टी-सोयूज की मदद से भेजा गया था। स्टॉक अब भारत जो मिशन भेजेगा, वह पूरी तरह स्वदेशी होगा। स्टॉक गगनयान नाम के इसके अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत जरूरी प्रौद्योगिकी विकसित कर चुका है। स्टॉक अंतरिक्ष की उपलब्धियों के संदर्भ में देखें तो भारत ने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन दुनिया के कई देशों की तुलना में हम अभी बहुत पीछे हैं। स्टॉक जब पहली बार चांद पर मानव ने कदम रखा था, तब भारत के वैज्ञानिक रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर रखकर प्रक्षेपण स्थल तक ले जाते थे। स्टॉक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक ढेरों अंतरिक्ष मिशन पर काम किया है। स्टॉक दूसरे ग्रहों तक अपने यान भेजे। स्टॉक चांद पर अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को दशकों पहले उतार चुके हैं। स्टॉक चीन भी जल्द ही चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजने और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में है। स्टॉक पेरा अगर इन सब उपलब्धियों से तुलना करके देखें तो लगता है भारत ने अभी तक कुछ नहीं किया। स्टॉक इसलिए भारत को अभी काफ़ी कुछ हासिल करना है। स्टॉक फिर भी यह तथ्य है कि भारत आज रॉकेट, प्रक्षेपण यान और उपग्रह बनाने और छोड़ने में कामयाबी हासिल कर चुका है। स्टॉक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने का मिशन काफ़ी जोखिम भरा होता है। स्टॉक भारत के लिए यह चुनौती भरा इसलिए भी है कि पहली बार इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया जाना है। स्टॉक पेरा अंतरिक्ष यान उसे भेजने के लिए प्रक्षेपण यान यात्रियों के लिए जरूरी सुरक्षा तकनीक इसरो पहले ही विकसित कर चुका है। स्टॉक यह यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटेगा भी। स्टॉक 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए इसरो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। स्टॉक इसलिए पहले 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। स्टॉक इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधव नायर ने तो अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में अमेरिका या रूस की मदद लेने की जरूरत बताई है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल ऐसी सुविधा नहीं है। स्टॉक भारत को अभी अपना अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में काफी वक्त लगेगा। स्टॉक यूं तो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का काम 2004 में शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्टॉक तब से यह मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। स्टॉक हालांकि इस दिशा में छोटे मोटे प्रयोग होते गए। स्टॉक
2 साल पहले तक भी इसरो प्रमुख ने कहा था कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना प्राथमिकता नहीं है। स्टोक जाहिर है, ऐसे मिशन सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति की वजह से सिरे नहीं चढ़ पाए। स्टोक भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभाओं की कमी नहीं है। स्टोक वैज्ञानिक संस्थानों को धन और संसाधनों के अभाव से जूझना पड़ता है और तमाम बड़ी परियोजनाएं फाइलों में दबी रह जाती है। स्टोक अगर वैज्ञानिक संस्थानों को पैसे की कमी और सरकारी अड़ंगों का सामना नहीं करना पड़ता, और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो शायद हम काफी पहले ही अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा कर लेते। स्टोक पहली बार जैव ईंधन के इस्तेमाल से विमान उड़ाने में भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, वह स्वच्छ ऊर्जा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टोक सोमवार को जैव जेट ईंधन के प्रयोग से एक यात्री विमान को देहरादून से दिल्ली तक लाया गया। स्टोक भारत के विमानन इतिहास में यह पहला मौका है जब विमान में जैव ईंधन का सफल प्रयोग किया गया। स्टोक इस विमान में 25% जैव ईंधन का उपयोग किया गया। स्टोक इस उड़ान ने साबित कर दिया है कि विमानों को जैव ईंधन से उड़ाना असंभव नहीं है और यह जैव ईंधन भविष्य के बड़े ऊर्जा विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। स्टोक इस कामयाबी से भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे उन 25 देशों में शुमार हो गया है जो अपने यहाँ विमानों में जैव ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोक जटरोफा नाम की वनस्पति से यह ईंधन पेट्रोलियम संस्थान ने मिलकर तैयार किया है। स्टोक सबसे अहम बात यह है कि हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का विकल्प खोजने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। स्टोक हालांकि अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। स्टोक जैव ईंधन तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है कि प्रदूषण कम करने का यह एक अच्छा विकल्प है। स्टोक पहली बार उड़ान में जिस जैव ईंधन का प्रयोग हुआ है, वह हमारे वैज्ञानिकों की 9 साल की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। स्टोक इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये की लागत आई। स्टोक यह ईंधन दूसरे ईंधनों के मुकाबले कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम करता है। स्टोक इसकी खूबी यह है कि 41,000 फीट की ऊंचाई और शून्य से नीचे 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह जमेगा नहीं। स्टोक इसलिए इसकी सफलता को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। स्टोक सरकार ने जल्द ही वैकल्पिक विमान ईंधन नीति घोषित करने की बात भी कही है, ताकि विमानन क्षेत्र में स्वच्छ जैविक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। स्टोक आज दुनिया के विकासशील देश वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। स्टोक ज़्यादातर देशों में परिवहन व्यवस्था का ढांचा पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम ईंधन पर ही निर्भर है। स्टोक इसके अलावा और भी कई कामों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। स्टोक इस समस्या से निजात स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और इस्तेमाल से ही पाई जा सकती है। स्टोक जैव ईंधन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। स्टोक अभी देश में 8 लाख करोड़ रुपये के कच्चे तेल का आयात होता है और इसमें से 30,000 करोड़ रुपये का तेल विमान ईंधन के लिए होता है। स्टोक ऐसे में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सकती है।
स्टॉप। कोशिश यह भी हो रही है कि जट्रोफा के अलावा अखाद्य तेलों के बीजों से भी ईंधन बनाया जाए। स्टॉप। विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार जो कार्य योजना 2035 तैयार कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर है। स्टॉप। इसलिए वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जैव ईंधन के व्यावसायिक उत्पादन की है। स्टॉप। जैव ईंधन पर सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। स्टॉप। अगर पेट्रोल और डीजल पर निर्भर देश की कुल ऊर्जा जरूरत में से 50% हिस्सा जैव ईंधन का उपयोग होने लगे तो यह ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। स्टॉप। 35 मिनट।